हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज मनी एंड बैंकिंग, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने मनी का मतलब समझा था एंड फंक्शंस ऑफ मनी क्या होते हैं ये देखा था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो मनी है उसे क्यों डिमांड किया जाता है और मनी सप्लाई क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग अपने दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, दैट इज डिमांड फॉर मनी एंड मनी सप्लाई। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद डिमांड फॉर मनी। एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि हम मनी को डिमांड क्यों कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग आपके हिसाब से अलग अलग रीजंस बता सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं या आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों क्यों जो है हम मनी को डिमांड करते हैं, सो यू कैन टेल मी 10 डिफरेंट रीजंस कि मैडम ये वो सारे रीजंस क्या हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, वो सारे रीजन सही है। लेकिन ऐसे अलग अलग लिखना थोड़ा सा क्या हो जाता है, हॉचपॉच वाली कंडीशन हो जाती है, राइट। तो इन दैट केस हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि जो डिमांड फॉर मनी है उसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो उसमें बेसिकली हमने ब्रॉडली 3 पर्टिकुलर डिमांड्स बता दी कि इन पर्टिकुलर जो है रीजंस की वजह से हम डिमांड करते हैं मनी को। दैट इज वो आपके 3 मोटिव्स हमने बता दिए, ठीक है। सो फर्स्ट मोटिव होता है आपका ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकंड मोटिव होता है हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव एंड देन कम्स आवर स्पेक्युलेटिव मोटिव, ठीक है। तो बेसिकली हम जो मनी को डिमांड कर रहे हैं उसके पीछे के क्या रीजंस हैं या क्या मोटिव्स हैं, सो दोज आर ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्युलेटिव। अब इन तीनों मोटिव्स को हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे कि इनके अंदर जो है क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। और जब आप इन्हें समझोगे तो यू विल लाइक रियलाइज कि हाँ, आप जो आपके माइंड में जो वेरियस चीजें आई थी उन सबको अगर देखा जाए तो वो इन तीनों में जो है आराम से फिट हो जाती है। ऑल राइट, so the demand for money is the total amount of money that the population of an economy wants to hold। ये जो है इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो डिमांड फॉर मनी है वो क्या है, वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो कि जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो होल्ड करना चाहती है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं चाहती हूं कि मेरे पास में 10,000 रुपीज हो, सो दिस इज माई डिमांड फॉर मनी। ऑल राइट, तो ये होते हैं आपके क्या कि वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि जो पूरी पॉपुलेशन है इकोनॉमी की वो अपने पास में होल्ड करना चाहती है। ऑल राइट, उसके अपार्ट क्यों होल्ड कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही मजे थोड़ी ना आ रहा है कि अच्छा 10,000 ऐसे रखा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसके पीछे का कुछ रीजन होगा ना, मतलब अच्छे लगने के पीछे का कुछ रीजन होगा। मैं ऐसे तो है नहीं उसे जो है म्यूजियम में रखने वाली हूँ, हाँ मैं बस ऐसे देखते रहूंगी कि ये 10,000 रखा है मेरे पास में, राइट। उसके पीछे को कुछ रीजंस होंगे, मेरे कुछ ना कुछ मोटिव्स होंगे, तो वो क्या होते हैं, वो ये 3 मोटिव्स होते हैं आपके। अब इन तीनों को जो है हम लोग समझेंगे वन बाय वन। अगर बहुत ही शॉर्ट में देखें तो ट्रांजैक्शन मोटिव, जैसे कि उसका नाम बोल रहा है ट्रांजैक्शन, इट मींस व्हाट, आपको जो है कोई ट्रांजैक्शन अंडरटेक करना है, उसकी वजह से आप मनी को डिमांड करना चाह रहे हो, सो दैट इज बेसिकली द ट्रांजैक्शन मोटिव, ठीक है। So it refers to the demand for money for conducting day-to-day transactions। जो ट्रांजैक्शन मोटिव है उसे उसका मतलब क्या है, उसका सीधा सा मतलब है कि हम जो है मनी को डिमांड कर रहे हैं फॉर कंडक्टिंग द डे टू डे ट्रांजैक्शंस। This motive can be looked at from the perspective of consumers who want income to meet their household expenditure, income motive, and from the perspective of businessmen who require money to carry on their business activities। अब ये जो ट्रांजैक्शन मोटिव है ना, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। मेरे लिए ट्रांजैक्शन मोटिव कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स हम लोग पढ़कर आए हैं ऑलरेडी अपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, तो जो हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स हैं उसमें हम लोग देख सकते हैं अपने ट्रांजैक्शन मोटिव को। लाइक फॉर एन एग्जांपल, एक हाउसहोल्ड जो है वो मनी को होल्ड करके रखना चाहता है, किस रीजन में या किस रीजन की वजह से, तो वो होल्ड करके रखना चाहता है ताकि जो है जब भी उसे लगे उसकी जो डे टू डे लाइफ है उसमें जहां पर भी लग रहा है तो वो चीजों को खरीद सके, मनी को स्पेंड कर सके। इसलिए जो एक हाउस होल्ड है वो मनी को अपने पास में रखना चाह रहा है। एक बिजनेसमैन जो है वो मनी को होल्ड करना चाह रहा है इस पर्टिकुलर रीजन से कि वो जो है
जब भी जरूरत लगे तो वो अपने बिजनेस में जो है उस मनी को लगा सके, उसके बिजनेस में जो डे टू डे एक्टिविटीज है उन्हें परफॉर्म करने के लिए जो मनी लग रहा है उसे यूज कर सके। ठीक है, जब हम ट्रांजैक्शन मोटिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एक टर्म जो है इसमें शॉर्ट में लिख सकते हो, दैट इज डे टू डे मोटिव। ठीक है, या डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए। ऑल राइट, तो आपके ट्रांजैक्शन मोटिव में ये डे टू डे वाला कंसेप्ट आ सकता है। सो दिस मोटिव कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से जो है इसे देखा जाता है। The transaction motive relates to demand to meet the current transactions of individuals and business units। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन मोटिव है वो किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू द डिमांड, किस चीज की? टू मीट द करेंट ट्रांजेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस यूनिट्स। The income which a person gets is not continuous, whereas expenditure is continuous। ठीक है, जो इनकम पर्सन को मिलते हैं वो कंटिन्यूस नहीं होती है, बट एक्सपेंडिचर कंटिन्यूस होता है। एक एग्जांपल ले लो, फॉर दोज जो कि सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, उनके पास में सैलरी आती है ऑन वन पर्टिकुलर डे। ठीक है, उस सैलरी को उन्हें पूरे अपने मंथ में चलाना है। ठीक है, अब पूरे मंथ में इनकम का सोर्स नहीं है हमारे पास में, लेकिन एक्सपेंसेस तो हमारे पास में जो है डेली के होते हैं। तो इनकम जो है वो हमारी कंटिन्यूस नहीं होती है, लेकिन एक्सपेंडिचर हमारे कंटिन्यूस होते हैं। ये था एक सैलरीड एम्प्लॉय का जो है एग्जांपल। इसके अपार्ट आप किसी को भी ले लो, कोई बिजनेस पर्सन ले लो, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ले लो, हर एक इंसान की, हर एक जो है वर्किंग जो है पर्सन की जो इनकम है वो कंटिन्यूस नहीं होती है। ऑल राइट, ये बात बिल्कुल जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, वो कंटिन्यूस नहीं होती है। ये जो है हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कंटिन्यूस रहते हैं। ऑल राइट, तो इसीलिए जो है हम लोग मनी को होल्ड करके रखना चाहते हैं कि जब जब जो जो एक्सपेंसेस इनकर होंगे हम क्या करें, उस टाइम पर एक्सपेंडिचर इनकर कर पाए। So the income which a person gets is not continuous, whereas expenditure is continuous. So to bridge the gap between receipt of income and its expenditure, people hold cash. All right. Then उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट वाले पर, that is precautionary motive पर। Now what is precautionary motive? उसके नाम से समझ में आ रहा है, precautionary, that is हम लोग जो है कुछ प्रिकॉशंस को देखते हुए मनी को क्या कर रहे हैं, होल्ड करके रखना चाह रहे हैं। प्रिकॉशनरी मोटिव इज समथिंग कि जो अनफोर्सीन कंटिंजेंसीज हो जाए, कोई भी जो है कोई ऐसी चीज हो जाए जो कि हमने सोची नहीं थी, तो उस टाइम पर जो है मनी ही हमें हेल्प करेगा, तो इसलिए जो है हम मनी को होल्ड करके रखना चाहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम जो है बीमार हो गए। ऑल राइट, हमने सोचा थोड़ी ना था कि हम बीमार हो जाएंगे, हमें लग भी नहीं रहा था कि हम बीमार हो जाएंगे, लेकिन हम हो गए, और हो गए हैं तो ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। राइट, अब ट्रीटमेंट करने के लिए मनी लगेगा। तो सिंपल सी चीज है कि ये क्या है, दिस इज प्रिकॉशनरी मोटिव, कि हम जो है पहले से मनी को होल्ड करके रखना चाह रहे हैं अपने पास में, कि इफ इन केस कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है तो हम उस मनी को यूज कर सके। ठीक है, this is basically precautionary motive. So it refers to the desire of people to hold cash balances for unforeseen contingencies. People wish to hold some money to provide for the risk of unforeseen events like sickness, accidents, etc. इसमें आप लोगों ने कई बार देखा है हम लोग इंश्योरेंस वगैरह करवा कर रखते हैं, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रिकॉशनरी मोटिव। विल से वो जो इंश्योरेंस है वो किस बेसिस पर हमने करवाया है कि भाई अगर हमें जरूरत पड़े तो हम वो मनी को ले सके। ठीक है, लेकिन वो मनी जो है वो कुछ वी वुड से कि कोई अगर बड़ी चीज हो जाती है तो यूज होता है, ये जो नॉर्मल हमारे सर्दी खांसी बुखार है इसमें वो इंश्योरेंस काम नहीं आता है, तो इन चीजों के लिए तो हमें जो है मनी को होल्ड करके रखना पड़ेगा। ठीक है, so the demand of money for precautionary balances is also closely related to the level of income. Higher the level of income, more will be the cash balances for contingencies. ठीक है, जितना ज्यादा हाई जो है इनकम लेवल होगा उतनी ज्यादा जो है हमारे पास में कैश बैलेंस होगा कंटिंजेंसीज के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जो है किसी भी एक पुअर पर्सन से मिलना और उससे पूछना कि उसने कितना मनी सेव करके रखा है इस पर्टिकुलर मोटिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, या इस पर्टिकुलर मोटिव को फुलफिल करने के लिए, तो वो पर्सन बोलेगा कि नहीं भैया हमारे पास तो नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास में उतनी इनकम नहीं है। देखो होता क्या है ना, जो लो इनकम लेवल वाले हैं उन्हें वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो सबसे पहले उनकी जो सबसे जरूरी इमरजेंट नीड्स है
उन्हें फुलफिल करेंगे, ठीक है। अब उन्हें फुलफिल करने के लिए उनका जो मनी है वो क्या हो जाएगा, वो स्पेंड हो जाएगा एंड वो सेव नहीं कर पाएंगे कुछ। ऑल राइट, सो दिस इज द थिंग कि जितनी ज्यादा आपकी इनकम लेवल होगी आप उतना ज्यादा जो है ये जो अनफोर्सीन कंटिजेंसीज है उनके लिए कैश बैलेंस रख सकोगे, और जितनी कम आपकी इनकम होगी उतना ही कम जो है आप सेव करके रखोगे फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है। सो दिस इज द प्रिकॉशनरी मोटिव। उसके बाद में आते हैं स्पेक्यूलेटिव मोटिव पर। अब स्पेक्यूलेटिव मोटिव क्या है? सो इट रिफर्स टू द डिजायर ऑफ द होल्डर to keep cash balance as an alternative to financial assets like bonds, ठीक है। स्पेक्यूलेटिव मोटिव इज समथिंग कि आप जो हो स्पेक्यूलेट कर रहे हो कि इन फ्यूचर आप आपके इस मनी से कुछ ज्यादा मनी बना सको, ठीक है। मतलब कि आप जो है थोड़ा सा विवुत से कि कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहे हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो है इट रिफर्स टू द डिजायर ऑफ द होल्डर टू कीप कैश बैलेंस एज एन अल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट लाइक बॉन्ड्स, ठीक है। किसी अल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट्स के जो है फॉर्म में हम लोग मनी को होल्ड करके रख रहे हैं। अब ये बॉन्ड है तो ये हमें ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। आपके पास में 10,000 रुपीज इन कैश रखा है, आपके पास में 10,000 रुपीज का कोई बॉन्ड है। आज अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें कि आफ्टर 5 मंथ्स हमें रिटर्न कहाँ पे मिलेगा, जो 10,000 कैश रखा है वो कितना होगा और 10,000 का जो बॉन्ड है वो कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो बॉन्ड है वो आपको रिटर्न प्रोवाइड करेगा और ये जो कैश रखा है वो उतना ही रहेगा, वो अपने आप जो है वो पैसा नहीं बढ़ेगा। तो स्पेक्यूलेटिव मोटिव इज समथिंग कि हम जो है मनी को होल्ड करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर मोटिव से कि ये जो है ये हमें और रिटर्न्स प्रोवाइड कर सके, ठीक है। So under speculative motive, it is presumed that people can hold their wealth either in the form of bonds or in the form of cash balances. The decision regarding holding of bonds or cash balance depend upon the expectations about changes in the rate of interest or capital value of asset that is bond in future. तो जो speculative motive है उसके अंदर एक जो पर्सन है वो जो है कैश में भी रख सकता है अपना जो मनी है उसे, और बॉन्ड्स के जो है फॉर्म में भी रख सकता है। नाउ ये चीज डिपेंड किस पर करती है कि बॉन्ड में रख रहे हैं हम या कैश बैलेंस में रख रहे हैं, दैट डिपेंड्स कि फ्यूचर से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस क्या है। अगर एक पर्सन को लग रहा है कि नहीं अभी बॉन्ड खरीदना सही नहीं है, अगर हम कुछ 2-3 मंथ्स बाद में बॉन्ड्स खरीदेंगे तो ज्यादा सही है, तो आज उसने क्या किया, कैश रख लिया अपने पास में। आफ्टर 2 to 3 मंथ्स उसने उस कैश को क्या कर लिया है, उस कैश को जो है देकर और बॉन्ड खरीद लिए हैं। ऑलराइट, तो स्पेक्यूलेटिव मोटिव इज समथिंग कि आप जो हो फ्यूचर देख रहे हो, फ्यूचर में क्या चीजें एक्सपेक्टेड है उसे एनालाइज कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग जो है आप वर्क कर रहे हो। ऑलराइट, दिस इज बेसिकली द स्पेक्यूलेटिव मोटिव। तो ये जो है ये हमारे 3 मोटिव्स होते हैं आपके, ट्रांजैक्शन मोटिव्स, प्रिकॉशनरी मोटिव्स एंड स्पेक्यूलेटिव मोटिव्स। इन तीनों मोटिव्स के लिए जो है हम मनी को डिमांड करते हैं। ऑलराइट, देन उसके बाद में आते हैं मनी सप्लाई पर। ना डिमांड फॉर मनी हम लोगों ने देख लिया, अब मनी सप्लाई क्या होता है। देखो एक चीज ध्यान रखना, डिमांड फॉर मनी में हमने क्या पढ़ा है कि वो पर्टिकुलर अमाउंट जो कि आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो होल्ड करना चाहती है, ठीक है। ये जो है ना ये टर्म को अच्छे से माइंड में बैठा लेना, वॉन्ट्स टू होल्ड, होल्ड कर नहीं रही है, होल्ड करना चाहती है। तो जितना मनी होल्ड करना चाहते हैं उसे हम डिमांड फॉर मनी कहते हैं। और मनी सप्लाई क्या होता है, सो मनी सप्लाई रिफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी held by the public at a particular point of time in an economy. मनी सप्लाई में कितना मनी जो है वो पब्लिक होल्ड कर रही है, ठीक है। कितना मनी एक्चुअल में पब्लिक के पास में है उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। और डिमांड में हमने क्या बोला, कितना होल्ड करना चाहती है। ऑल राइट, तो ये चीज जो है ये बिल्कुल अच्छे से जो है इसमें मतलब कि आप लोगों को डिफरेंस समझना है और अच्छे से जो है इस चीज को मतलब डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है, कि कहां पर जो है हम क्या बोल रहे हैं। ऑल राइट, नाउ एक और बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। दैट इज, ये जो मनी सप्लाई है दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, ठीक है। पब्लिक के पास में कितना जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ऑल राइट, अब एक कंसेप्ट हम लोगों ने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पढ़ा है, स्टॉक एंड फ्लो का। यहाँ पर आया है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वो स्टॉक कंसेप्ट होता है या फ्लो कंसेप्ट होता है।
सो दैट इज स्टॉक कंसेप्ट। फ्लो क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वाला, ठीक है। तो जो आपका मनी सप्लाई है ये क्या होगा, ये होगा आपका स्टॉक कंसेप्ट। अगर हम कुछ फीचर्स देखें मनी सप्लाई के तो क्या है, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, ठीक है। ये बिल्कुल जो है यहाँ पर आप लोगों को क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो इसे, कि जो मनी सप्लाई है दैट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। द टर्म पब्लिक, अब ये पब्लिक का मतलब क्या है, द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज द मनी यूजिंग सेक्टर। यहाँ पर हमें मनी क्रिएटिंग सेक्टर को इंक्लूड नहीं करना है, हमें मनी यूजिंग सेक्टर जो है उसे इंक्लूड करना है, ठीक है। That is individuals and business firms. It does not include money creating sector, that is government and banking system, as cash balances held by them do not come into actual circulation in the country, ठीक है। जो मनी क्रिएटिंग सेक्टर होते हैं वो होती है आपकी गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर। अब ये कैसे होता है ना, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, क्योंकि अभी जब आगे हम बैंकिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम जो है क्रेडिट क्रिएशन को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कि कैसे जो है बैंक्स क्रेडिट को क्रिएट करती है। ऑल राइट, तो उस चीज को हम लोग वहां पर समझेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ कि बैंकिंग सिस्टम और जो गवर्नमेंट है वो मनी को क्रिएट कैसे करती है। लेकिन हाँ, मनी यूजिंग सेक्टर तो हम प्रॉपर्ली बता सकते हैं कि हम लोग क्या है, हम लोग मनी यूजिंग सेक्टर है। जो हाउस होल्ड्स हैं, जो फर्म्स हैं, वी आर मनी यूजिंग सेक्टर, ठीक है। सो जो भी मनी क्रिएटिंग सिस्टम, जो मनी क्रिएटिंग सेक्टर है उनके पास में अगर कोई भी मनी है तो उसे हम इंक्लूड नहीं करते इन मनी सप्लाई, बट मनी यूजिंग सेक्टर के पास में अगर कोई मनी है तो वो इंक्लूड होता है। All right, it is a stock concept, that is it is concerned with a particular point of time. All right, then उसके बाद में मनी सप्लाई की बात की जाए, मतलब कि मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की बात की जाए तो बेसिकली वी हैव 4 मेजर्स। अब मेजर्स का मतलब क्या हो गया कि आप मनी सप्लाई को मेजर कैसे कर रहे हो, ठीक है, किस टर्म्स में आप उसे मेजर करते हो। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में M1 मेजर। M1 जो है वो हमारा वी वुड से कि सबसे नैरोअर कंसेप्ट है और सबसे ज्यादा लिक्विड कंसेप्ट है, ठीक है। लिक्विड और जो है हम बोल रहे हैं कि ये लीस्ट लिक्विड है या मोस्ट लिक्विड है। तो ये लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से वो तो समझ जाएंगे लिक्विड क्या होता है, बट फॉर दोज जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, जो कि अकाउंटेंसी नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि लिक्विडिटी का मतलब क्या है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपका जो भी एसेट है वो कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो वो एसेट जो कि बहुत ही इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं हम उन्हें लिक्विड एसेट्स कहेंगे, एंड वो एसेट्स जिन्हें हमें कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है वो हम जो है लेस लिक्विड कहेंगे, ठीक है। सो जो आपका M1 मेजर होता है, दिस इज दी नैरोअर कंसेप्ट, ठीक है। ये जो है नैरोअर कंसेप्ट है। हम जो आगे के और भी मेजर्स देखेंगे उसमें सबसे जो नैरो रहेगा दैट इज M1 कंसेप्ट, एंड दिस इज मोस्ट लिक्विड कंसेप्ट। और सबसे जो है सिंप्लीफाइड कंसेप्ट भी हम लोग M1 मेजर को ही बोलेंगे। M1 मेजर में बेसिकली क्या आता है, अगर आप लोग देखोगे तो ये इस पर्टिकुलर चीज को पढ़ो कि M1 इज इक्वल्स टू करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ठीक है। तो जो M1 मेजर है उसमें करेंसी एंड कॉइन्स आते हैं पब्लिक के साथ में, जो डिमांड डिपॉजिट्स है कमर्शियल बैंक के वो इंक्लूड किए जाते हैं, और जो अदर डिपॉजिट्स हैं RBI के पास में वो इंक्लूड किए जाते हैं। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो सारी जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। सबसे पहले तो करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, तो ये तो बिल्कुल जो है आपका लाइक जो वी वुड से कि एक जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मनी या करेंसी वी वुड से, ठीक है, कि आपके पास में क्या है, कैश है। उसके बाद में डिमांड डिपॉजिट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, एक होते हैं आपके टाइम डिपॉजिट्स, एक होते हैं आपके डिमांड डिपॉजिट्स। नाउ डिमांड डिपॉजिट्स कैसे डिपॉजिट्स हैं, तो ये वो डिपॉजिट्स हैं जो कि आप जब चाहो तब विड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपका जो है बैंक अकाउंट ओपन किया है आपने डिमांड डिपॉजिट का, आपने उसमें 10,000 रुपीज जो है वो डाले हैं, तो आप उस 10,000 को जब भी आपकी मर्जी है तब आप उसे विड्रॉ कर सकते हो। बैंक्स जो है वो आप लोगों को मना नहीं करेगी उस मनी को विड्रॉ करने से, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली डिमांड डिपॉजिट, कि जब हमें लगा तब हमने उस मनी को ले लिया। तो ये भी बिल्कुल कैश के इक्विवेलेंट है। और इसके अपार्ट अगर कुछ अदर डिपॉजिट्स हैं RBI के पास में एंड दैट इज इन दी फॉर्म जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आते हैं, तो वो आपके जो है M1 मेजर में इंक्लूड होते हैं।
So it is the first and basic measure of money supply. It is also known as transaction money. ठीक है, M1 जो मनी सप्लाई है उसे हम ट्रांजेक्शन मनी भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हमारे डे टू डे ट्रांजेक्शंस में, ठीक है, as it can directly be used for making transactions. So M1 is the most liquid measure of money supply as all its components are easily used as medium of exchange. Medium of exchange को हम लोगों ने अपने लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें देखा था। तो M1 जो है वो क्या है, वो मोस्ट लिक्विड मेजर है मनी सप्लाई का, क्योंकि इसके जो सारे कंपोनेंट्स है, इसके आप कोई भी कंपोनेंट ले लो, जो सारे कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम इजीली यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक, देन उसके बाद में आते हैं करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक में क्या क्या चीजें आ रही है। ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। जो करेंसी एंड कॉइन्स की हम लोगों ने बात की उसमें हम क्या चीज कंसिस्ट कर रहे हैं, जो पेपर नोट्स एंड कॉइन्स है जो कि पब्लिक के पास में होते हैं वो आपका इसका पार्ट है। करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फिएट मनी। एक नया टर्म आप लोगों के पास में आया, दैट इज फिएट। देखो, फिएट मनी होता है, फिड्यूशरी मनी होता है, तो ये क्या होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। फिएट मनी जो होता है स्टूडेंट्स, ये उस मनी को कहा जाता है जो कि गवर्नमेंट बैक्ड होता है। ठीक है, फिएट मनी इज डिफाइंड एज Fiat money is defined as the money which is under the fiat or order from the government to act as money that is under law it must be accepted for all debts। ठीक है, जो फिएट मनी है वो एक ऐसा मनी है जो कि किसके अंडर है, ऑर्डर के अंडर है। किसके ऑर्डर के अंडर? गवर्नमेंट के ऑर्डर के अंडर, कि वो जो है मनी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ मनी एक्ट कर सकता है। अब जब गवर्नमेंट की बैकिंग है, दैट मीन्स हम लोग जो भी हमारे वेरियस करेंसीज यूज करते हैं, 1 रुपी से लेकर 2000 तक के जो वेरियस डिनोमिनेशन में हमें जो है करेंसी मिलती है, या वी वुड से कि जो कॉइन्स एंड करेंसी मिलती है, वो सारा क्या है, वो फिएट मनी है। आप उसे कहीं पर भी दोगे थ्रू आउट द इंडिया, दोज आर एक्सेप्टेड। ठीक है, ये कोई भी नहीं बोलेगा कि नहीं ये चीज एक्सेप्टेड नहीं है या हम इसे नहीं लेंगे, आप हमें चेक ला कर दो। कोई भी पर्सन जो है इसे लेने से मना नहीं करेगा, और अगर वो मना करता है तो आप भी जो हो अपना पेमेंट करने से डिनाई कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो से कि नहीं हमें चेक में नहीं देना या ये या वो, ऑलराइट, बिकॉज वो जो आपकी जो करेंसी है वो क्या है, या जो वो टाइप ऑफ मनी है, दैट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट, और उसकी जो है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है। ठीक है, ये नहीं कि वो जो है किसी स्टेट में नहीं चल रहा, किसी स्टेट में चल रहा, ये चीज नहीं होगी। थ्रू आउट द इंडिया हर जगह इट इज एक्सेप्टेड। ऑलराइट, सो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी। इसे हम लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। ऐसे मनी को हम क्या बोलते हैं? फिएट मनी बोलते हैं। फिएट मनी वो मनी होता है जिसमें गवर्नमेंट की बैकिंग होती है। ठीक है, इसे हम लीगल टेंडर मनी भी कह सकते हैं। ऑल राइट, एज इट इज लीगली यूज टू मेक पेमेंट्स ऑफ डेब्ट्स एंड अदर ऑब्लिगेशन। अब लीगल टेंडर मनी क्यों बोला? क्योंकि ये जो है इसे हम लीगली यूज कर सकते हैं कोई भी पेमेंट करने में ऑफ द डेब्ट्स एंड अदर ऑब्लिगेशन। ठीक है, इट इज लीगली एक्सेप्टेड एंड इट इज लाइक अंडर लॉ जो है ये एक्सेप्टेबल है किसी भी डेब्ट को जो है फुलफिल करने में या उसे जो है पे करने में। ऑल राइट, देन उसके बाद में डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सो इट रिफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स व्हिच कैन बी एनकैश्ड बाय यूजिंग चेक्स एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर। A demand deposit is treated equal to currency held as it is readily accepted as the means of payment। ठीक है, ये डिमांड डिपॉजिट जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दी थी। देन उसके बाद में अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इट इंक्लूड्स डिपॉजिट्स हेल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो आपका अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई है, इसमें क्या इंक्लूड कर रहे हैं हम? इसमें हम उन डिपॉजिट्स को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि आरबीआई ने जो है रख के रखा है अपने पास में। किसके बिहाफ में? फॉरेन बैंक्स के बिहाफ में, गवर्नमेंट के बिहाफ में, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन किसी के भी बिहाफ में। मतलब कि वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो कि रिजर्व बैंक से डील करते हैं, उनके बिहाफ में अगर रिजर्व बैंक ने कोई भी काइंड ऑफ मनी को जो है अपने पास में रख के रखा है, तो इसे भी हम किस में इंक्लूड करेंगे? हमारी जो M1 मेजर है उसमें।
ऑल राइट। देन उसके बाद में आते हैं इस पर, दैट इज M2 जो मेजर है उस पर। अब M2 जो मेजर है स्टूडेंट्स वो M1 के कंपैरिजन में ब्रॉडर कंसेप्ट है। सो इट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कंपेयर टू M1। M2 में क्या क्या चीजें आ रही है, तो इसमें हम M1 में प्लस करेंगे किसे, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स और जो हम लोग जनरल अपनी बैंक्स देखते हैं, जिन्हें कि आप लोग अगर हम प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज करें तो जिन्हें हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एंड कमर्शियल बैंक में डिफरेंस क्या होता है, तो अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो एज सच कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। ऑलराइट, हाँ ये हो सकता है कि आपको कभी कभी जो है यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू दी कमर्शियल बैंक, बाकी जो है फंक्शंस तो सेम ही परफॉर्म किए जाते हैं ऑलमोस्ट, तो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल राइट, सो जब हम M2 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, M1 दैट इज जो करेंसी एंड कॉइल हेल्ड विद पब्लिक है, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI है, उसमें जब हम ऐड कर देंगे जो सेविंग डिपॉजिट्स है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास में, तो हमें M2 मेजर मिलेगा। अब जो M2 मेजर है वो M1 से क्या है, ब्रॉडर है थोड़ा। ऑल राइट, एंड M1 के कंपैरिजन में जो लिक्विडिटी है वो क्या हो रही है, अब कम होते जा रही है। देन आते हैं M3 पर, तो ये जो कंसेप्ट है इट इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू M1। इसमें क्या आ रहा है, M3 इज इक्वल्स टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। नेट टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है, टाइम डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है, जो फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं दोज आर टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये जो है आपका नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक जो है, अगर उसे हम प्लस कर दें किसमें, M1 में, तो हमारे पास में आ जाएगा M3। जो आपके टाइम डिपॉजिट्स होते हैं ये आप जब चाहो तब आप इसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है। वहां पर एक मेच्योरिटी पीरियड होता है, और इफ इन केस कि अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो फिर आप अपनी FDs वगैरह क्या करते हो, ब्रेक करते हो, और फिर जो है उतना इंटरेस्ट शायद नहीं मिलता है, मतलब वो अलग अलग जो है चीजें रहती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बैंक्स, ठीक है। तो आपका M3 में हम क्या कर रहे हैं, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, ये और ब्रॉडर बन गया, यहाँ पर लिक्विडिटी और कम हो गई। देन आते हैं M4 पर, जो कि लीस्ट लिक्विड और जो वी वुड से कि सबसे ब्रॉडर कंसेप्ट रहेगा। सो दिस मेजर इंक्लूड्स टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स इन एडिशन टू M3। तो M4 इज इक्वल्स टू M3 प्लस total deposits with post office saving banks excluding NSC, that is national saving certificate, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के पास में जितना भी डिपॉजिट है उन सब को जब आप M3 में ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, M4 मेजर मिलता है। ऑल राइट, तो अगर हम बोले तो लिक्विडिटी के टर्म्स में वी विल से, अगर लिक्विडिटी के टर्म्स में हमें बोलना हो तो we'll say M1 is more liquid than M2, M2 is more liquid than M3 and M3 is more liquid than M4, ठीक है। और जो है अगर ब्रॉडरनेस के कंसेप्ट में बोले तो M4 जो है वो ब्रॉडेस्ट रहेगा आपका, ठीक है, ये सबसे ज्यादा ब्रॉडर है कंसेप्ट है, एंड जो आपका नैरोअर कंसेप्ट है या जो है मोस्ट नैरोअर रहेगा दैट वुड बी योर M1 मेजर। ऑल राइट, तो दीज आर वेरियस मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ये हमने पढ़ तो लिए चारों मेजर्स, लेकिन जब हम जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं, अगर मैं बोल रही हूँ मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई का मतलब हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, जो हमने M1 मेजर में देखा है उसे, ठीक है। तो जब आपको मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई डिफरेंटली अलग से बोला जाए तो फिर आपको M1, M2, M3, M4 को देखना रहेगा। लेकिन अगर कहीं पर भी कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन भी पूछ लिया गया और अगर उसमें कोई भी चीज स्पेसिफाइड नहीं है, सो दैट क्लियरली मीन्स कि आपका जो मनी सप्लाई है उसमें उसका मतलब जो है M1 मेजर होगा। ऑल राइट, तो ये चीज जो है ये आप लोगों को याद रखना है। सो आई गेस जो डिमांड फॉर मनी है और जो मनी सप्लाई है ये आप लोगों को प्रॉपरली जो है क्लियर हो गया है। सो विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर जो हमारा वीडियो है इसे एंड करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होगी। अभी ये हमारा पूरा चैप्टर एंड नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इसका जो मनी वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग जो है बैंकिंग से स्टार्ट करेंगे। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, एंड इसी के जैसे और भी वीडियोस आप लोगों को हमारा जो यूट्यूब चैनल है सोशल स्कूल वहां पर मिल जाएंगे। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो डू शेयर इट।
इसके अपार्ट यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अन अकेडमी ऐप, जहां पर आप लोग और भी जो है बहुत अच्छे अच्छे जो फीचर्स हैं उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास में ऑप्शन है रियल टाइम इंटरेक्शन करने का यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज। आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो यूजिंग क्वेश्चन टैब। You have the live poll option for quiz, and also you can win scholarship using weekly scholarship test. ये सारी चीजों को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं एंड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट यूज कोड साक्षी वी। इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको जो वेरियस नोट्स वगैरह हैं उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। थैंक यू।